तरफ अमेरिकी सीनेट में मुखालफत हो रही है तो दूसरी तरफ इस जंग के 100 दिन तक चलने का अभी फिलहाल अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। इसी को लेकर चर्चा करते हैं हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मुश्तबा जैदी हमारे साथ है, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट है। डॉक्टर मोहम्मद अजमल हमारे साथ है, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट है। प्रोफेसर करोरी सिंह हमारे साथ है, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट है। और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ है, स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट है। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगी मुश्तबा जैदी साहब आपसे, इस पूरे खित्ते में जो ये पूरा मामला चल रहा है उसके क्या असरात नजर आ रहे हैं, और जो अमेरिका में ये मुखालफत हुई है, अमेरिकी फौजी कह रहा है कि हम इजराइल के लिए लड़ना नहीं चाहते हैं। यानी ये साफ जाहिर हो रहा है कि जिस तरह से अमेरिका जंगी महाज पर इजराइल का साथ दे रहा है, अमेरिकी फौजी भी उससे खुश नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। जो ट्रंप जो है पिछले साल जब वो इलेक्शन का नारा था, मैगा वाला जो नारा था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का, और उसमें जो है 2016 के उनका इलेक्शन का नारा था कि ड्रेन द स्वैम्प बोल के था कि गंदगी को जो है वो ड्रेन कर देंगे। तो जितना वो नारा जो था उसके जो है उसका उलट वो कर रहे हैं। अमेरिका को जो है एज ए कंट्री जो है फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। जो वहाँ की जो आईपैक लॉबी है, जो वहाँ की जो यूएस लॉबी है, उनके लिए इजराइल के लिए वो काम कर रहे हैं। और वहाँ के लोग नाराज हैं इसीलिए कि वहाँ पे खुद कई जैसा जो बेरोजगारी के जो मसले हैं, वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज के मसले हैं, वहाँ पे जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का गिरता हुआ स्तर है वो लगातार घटता जा रहा है। तो कई सारे मसले हैं जिसका ट्रंप ने वादा किया था, और अब फिलहाल जो है फिर वो इतने बड़े शौकीन भी है कि नोबेल पीस प्राइज भी जो है उनको होना है, और जो है इतनी बड़ी जंग शुरू कर रहे हैं जिसका पूरी आलम को जो है उसका जो है नुकसान जो है हो सकता है। क्योंकि लगातार जो है गैस प्राइस अभी जो रशिया के फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से आई है कि $100 पर बैरल जो है तेल होने का इम्कानात है, और जो कि उससे डबल भी हो सकता है। तो ये कहां तक जाएंगे अगर जी, ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। मैं आपके पास लौटती हूँ। डॉक्टर मोहम्मद अजमल, आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से ये जंग का महाज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि और अफसरों को भेजो, और ये जंग 100 दिन तक चल सकती है। यानी कहीं ना कहीं जो इस जंग के बढ़ने का अंदेशा है वो अमेरिका की तरफ से भी जाहिर किया जा रहा है, और दूसरी तरफ फौजियों का इस तरह से रिएक्शन आना, आम आवाम के रिएक्शन भी आप देख रहे होंगे। एक तरह से जो अनप्रिडिक्टेबल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कहा जाता है, अब मुखालफत वो अमेरिका से भी निकलती भी नजर आ रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? शुक्रिया। देखिए, आज जो है जंग का छठा दिन है, छठा दिन स्टार्ट हो गया है। और शुरू मरहले में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 4 दिन तक ये जंग चलेगी, लेकिन ये अब छठा दिन है और बड़े पैमाने पे हमले हो रहे हैं चारों तरफ से। और अमेरिका ईरान बिल्कुल मैदान में डटा हुआ है, एक जरा सा एक इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और जो है ये जंग अब इस मरहले में पहुंच चुकी है कि अब लोगों को ये कहना पड़ रहा है कि ये 100 दिन तक चलेगी। इसका मतलब यह है कि ईरानी ताकत को इन लोगों ने बड़े हल्के में लिया था, लेकिन ईरान जो है अपने साबित कदमी की वजह से साबित कर दिया है कि हम वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। देखिए, मैं ये बता दूं कि ईरान और ईरान की ताकत, ईरान आज से अगर आप 2000 साल पहले चले जाइए तो ईरान की ये तारीख रही है कि रोमन अंपायर के साथ जो इसका था, जो एक मुकाबला था, एक जो टकराव था, वो कभी ईरान ने हार माना ही नहीं, और हर कदम पे रोमन अंपायर को धूल चटाई। अब मुझे ये लगता है कि आज भी वही रोमन अंपायर की वही ताकत है, और ईरान की ताकत वो तो नहीं है, इस्लामी ताकत है, इसमें एक और रूप हो गई है। इसलिए जो है इसको अब किसी भी मरहले में ईरान को शिकस्त देना तो नामुमकिन है किसी भी हालत में, बल्कि इसको किसी अपने शराइत के ऊपर मजबूर करना भी बहुत मुश्किल काम है इसके अमेरिका के लिए। बिल्कुल कड़ा मुकाबला यहाँ पर किया जा रहा है ईरान की तरफ से, और लेकिन इसमें जो नुकसान है उसका असर पूरी दुनिया पर देखा जा सकता है। आप पर लौटूंगी प्रोफेसर करोरी जी। जब इतने बड़े पैमाने पर जंग होगी तो यकीनी तौर पर उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, और भारत पर भी जिस तरह से चीजें निकलकर सामने आ रही हैं वो देखने को मिल रहा है। अमेरिका भी खुद इससे पीछे नहीं है। अरबों डॉलर्स इस पे खर्च हो रहे हैं, फौजी अफसर लगाए जा रहे हैं। चूंकि वहां पर जब फौजी अफसर मैदान में लड़ाई करते हैं और जब उनकी मौत हो जाती है तो उसे शहादत
शहादत तस्लीम नहीं किया जाता है। और मुल्कों में, हमारे मुल्क में भी ऐसा है कि अगर लड़ाई में फौजी मरता है तो उसको शहादत दी जाती है। क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि वहां की आम आवाम और वहां के फौजी नहीं चाहते कि वो इस तरह से बार बार जंगें लड़े, ना सिर्फ अपने मुल्क के लिए बल्कि किसी वाया मुल्क के जरिए से? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अमेरिकन जो आवाम है वो वार नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि हर वार में उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। क्योंकि अमेरिका पे डायरेक्ट किसी ने कभी कोई अटैक नहीं किया है, चाहे वियतनाम हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो, लीबिया हो, जहां भी अमेरिका ने वार लड़ा है वो ये आवाम ये कहता है कि हमारा डायरेक्ट कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हमारे सैनिक, हमारे लोग क्यों मरे वहां, ये तो अमेरिका का है। लेकिन जब जंग होता है तो उसका इम्पैक्ट सब पे होता है, और जो ही जंग शुरू होता है कहीं भी तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट रिएक्ट करता है, फिर उसके साथ साथ एयर ट्रेवल इंडस्ट्री है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, और फिर सप्लाई चेन होता है। और सप्लाई चेन में जो इंपॉर्टेंट है वो है एनर्जी सप्लाई, ऑयल सप्लाई। और अब ईरान और अमेरिका इजराइल का जो वार है, इसमें हुर्मुज जो स्ट्रेट्स है वहां से ऑयल पास होता है, और वो ऑयल सबसे ज्यादा जापान, चीन, भारत यहाँ जाता है। तो भारत, चीन, जापान, एशिया के जो और देश हैं इंक्लूडिंग कोरिया, उनका जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रही है। चीन के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत की है कि आप ऑयल सप्लाई को मत रोकिए हर्मुज स्टेट्स में। भारत भी हो सकता है कि बातचीत करे ईरान से, क्योंकि अगर ऑयल नहीं आएगा तो ट्रांसपोर्ट, इंटरनल ट्रांसपोर्ट भी अफेक्ट होगा, तो महंगाई बढ़ेगी तो जनमानस पूरा प्रभावित होगा। तो जंग से तो पूरा देश ही, पूरी दुनिया ही प्रभावित होती है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जिस तरीके से ईरान को इकोनॉमिकली पैरालाइज किया लंबे समय से सैंक्शंस के द्वारा, और उसके बाद पॉलिटिकली भी पैरालाइज कर दिया, अब ट्रंप साहब ये कह रहे हैं, ईरानी जनता से अपील कर रहे हैं कि आप विद्रोह कर दीजिए, आप अपने देश को संभालिए। एक तो ये रणनीति है उनकी। दूसरी ये है कि जो कुर्द्स हैं वहां पे पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र में, उनके नेता से ट्रंप ने जो इराकी कुर्द्स हैं उनके थ्रू बातचीत की है कि आप विद्रोह कीजिए। जो वहां पे डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरान है उसके नेता से बात करके कुर्द्स को वो हथियार देना चाहते हैं इराक के थ्रू, तो वो विद्रोह कर दें। और कुर्द्स हैं वो लंबे समय से संघर्ष करते रहे हैं, जब ये इस्लामिक क्रांति हुई थी तब भी संघर्ष कर रहे थे और अब भी कर रहे हैं, तो वहां वो भड़काने का कोशिश कर रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि वो ईरान को अलग अलग टुकड़े करना चाहते हैं। वो अजरी कम्युनिटी भी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, उसको भी भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अजरी कम्युनिटी का डिलेमा यह है कि कुछ अजरी तो अगेंस्ट में है ईरानी जो शासन है, लेकिन इस ईरानी व्यवस्था में ज्यादातर अजरीज को अच्छी पोजीशन मिली है एडमिनिस्ट्रेशन में, फौज में, और रिवॉल्यूशनरी गार्ड है उसमें, और लीडरशिप में अच्छा रोल मिला है, तो उनको तो नहीं भड़का पा रहे हैं, लेकिन इनको कुर्द्स को भड़का रहे हैं। तो अब उनकी अमेरिका की स्ट्रेटेजी, क्योंकि उनको मालूम है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड अगर हमने सेना भेजी तो ईरान जैसी सभ्यता को हम क्रश नहीं कर पाएंगे, मुश्किल होगा। तो वो आपस में ऐसा डिसेंसस क्रिएट करना चाहते हैं जिससे कि आपस में ये लड़ना शुरू कर दें। दूसरी तरफ इजराइल ये कह रहा है कि जो भी नई लीडरशिप तैयार होगी, जो सुप्रीम लीडर होगा, उसको हम खत्म कर देंगे। तो अब ये कह रहे हैं कि एक तीसरी वेव ऑफ अटैक हम शुरू करेंगे। तो ये तीसरी वेव ऑफ अटैक होगी, ये कहते हैं ज्यादा भयंकर होगी। दूसरी तरफ अमेरिका में अभी सीनेट में रिजोल्यूशन तो पास हो गया, ट्रंप के समर्थन में, गिरा नहीं जो लाए थे डेमोक्रेट्स, क्योंकि वो 53 वोट उनको मिल गए, 47 अगेंस्ट में थे। लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि अमेरिका का जो मुल्क है, आवाम है, वो भी डिवाइडेड है, ट्रंप के साथ नहीं है। अब ट्रंप ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी समाप्त करें, हम ईरान को खत्म करें।
लेकिन ईरान को खत्म करना इतना आसान नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है और शायद यही आकलन यहाँ पर अमेरिका को गलत नजर आ रहा था। आपके पास में लौटती हूँ, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ है। यूके देवनाथ जी के अमेरिका ने ईरान को कम आका और वो सोच रहा था कि टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया जाएगा तो उसका काम हो जाएगा, लेकिन अब ईरान जिस तरह से अटैकिंग मोड में है इसका खामियाजा भी अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। और अनप्रेडिक्टेबल प्रेसिडेंट जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को कहा जाता है, यही वजह है कि वहां की आवाम भी अब इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। और फौजी सीनेट में मुखालफत करना आप समझते हैं कि किस तरह का इशारा है और किस हद तक जाकर ये किया गया होगा, क्योंकि किस तरह के कानून है, जिस तरह से वहां चीजों को लेकर कहा जाता है, ऐसे में आसान नहीं होगा कि सीनेट में मुखालफत की जाए इस तरह से। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका में इस वक्त काफी बड़ा धड़ा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़ा है। डेमोक्रेट्स जो हैं उन्होंने इस वोटिंग में पूरी तरह से एकजुट होकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वोट दिया। और तो और रिपब्लिकन पार्टी के भी कुछ सेंटर ऑफ लेफ्ट या रिपब्लिकन पार्टी में भी जो लेफ्ट के जो सेनेटर्स हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वोट दिया। तो मार्जिन बहुत ही कम था। डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में पड़े 63 वोट और विरोध में पड़े 57 वोट, यानी अगर और 3 वोट इधर उधर हो जाते तो डोनाल्ड ट्रंप हार जाते। तो हारने का मतलब ये होता कि भविष्य में डोनाल्ड ट्रंप अगर युद्ध लड़ना चाहते ईरान में या कहीं पर भी तो उन्हें पहले कांग्रेस से स्वीकृति लेनी पड़ती। लेकिन ये पूरा मामला खत्म नहीं हुआ। इस तरह के प्रस्ताव दूसरी दिशाओं से भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आते रहेंगे। हो ये रहा है कि अमेरिका की जो आर्मी है वो फिलहाल इराक के साथ जमीनी युद्ध नहीं करना चाहती है। अब ईरान के साथ जमीनी युद्ध नहीं करना चाहती है। ईरान की जो रॉकेट और मिसाइल फोर्सेस हैं उससे उन्होंने इजराइल को बहुत नुकसान पहुंचाया है। जो अरब मुल्क हैं पर्शियन गल्फ के आसपास उनको भी बहुत नुकसान पहुंचाया है ईरान ने। अब आंकड़े ये बता रहे हैं और जो रेट ऑफ फायरिंग ऑफ मिसाइल्स है उससे ऐसा लग रहा है कि ईरान की सारी मिसाइलें अगले 5 या 6 दिन में खत्म हो जाएंगी। तो 5 या 6 दिन के बाद ईरान इजराइल पर भी नहीं हमला कर पाएगा और गल्फ के जो स्टेट हैं कुवैत, अबू धाबी, ओमान, इराक, सऊदी, इन पर भी हमला नहीं कर पाएगा। लेकिन सत्ता तो वही रहेगी। जी, इस पर मैं रिएक्शन चाहूंगी मुस्तफा जैदी साहब आपसे। जो यूके देवनाथ जी कह रहे हैं, क्या वाकई ऐसा होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि अगर हम जितनी चीजें हमने देखी हैं, जिस तरह से ईरान मुकाबला करता हुआ नजर आ रहा है और जो डिफेंस को लेकर उसकी मजबूती है, तो क्या ये अटैक ईरान सिर्फ 5-6 दिन तक ही कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए कि अभी जो सुप्रीम काउंसिल के जो जिम्मेदार है अली लाराजानी, उन्होंने कहा दूसरे रोज कहा था आयतुल्लाह खामेनी के जो है वहां पे जो मार्टरडम के बाद के हमने सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ दी असलाह हमने इस्तेमाल किया है और उनकी जो तैयारी है पिछले 20 साल से तैयारी है और तैयारी अमेरिका को ही लेके है, ना कि इजराइल को लेके। और पूरे सिनेरियोज उनके पास है कि जंग कितनी लंबी जा सकती है और कितना वो उसमें जो है उनको लंबा जाना पड़ेगा। इसीलिए कि अमेरिका एक बड़ी ताकत है, वो भी जानते हैं और उसी हिसाब से जो है ये नपी तुली जो है वो जंग कर रहे हैं। और ये कहना कि डोनाल्ड ट्रंप का आज कहना है कि 85% ऑफ दी जो वेपन्स है वो खत्म हो गए हैं, वो एक जो है फिक्टिशियस बात है, वो एक ख्याली पुलाव है जो वो पका रहे हैं। और जब मसला अगर देखने का है तो अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड की बात कर रहे हैं, जब 1980s में जब ईरान इराक की जंग हुई थी, पूरी एयरफोर्स को ईरान की खत्म कर दिया गया था। मगर जब बूट्स ऑन द ग्राउंड की बात आई तो ईरान ने 9 साल लड़कर जो है 10 लाख अपने आदमियों को गंवाकर 1 इंच जमीन जो है पड़ोसी को नहीं दी और पूरी दुनिया से लड़ा है वो। तो ट्रंप को चाहिए कि वो ईरान की तारीख भी जान ले कि वो किस तरीके से एक रेजिलिएंट कौम है और किस तरीके से मुकावमत दिखाकर जो है अपने मुल्क की वो दिफा कर सकते हैं। और वो उसमें अभी तो लाइक दे हैव एन एडेड फिगर, जो मिसाइल्स है वो एक एक्स्ट्रा उनके लिए एक माइलेज है। और जो पूरी दुनिया देख रही है कि हर जगह
जो अमेरिकी ठिकाने हैं, जो रेडार्स है, वो खत्म कर दिए गए हैं। और एक पॉइंट ये है कि खुद अमेरिकी डिपार्टमेंट का ये कहना है कि रोज का जो खर्चा है अमेरिका का, वो 1 बिलियन से ज्यादा है। तो अभी 6 बिलियन ऑलरेडी वो गंवा चुके हैं, और अगर 50 दिन जाती है जंग या 100 दिन जाती है तो 1 ट्रिलियन का जो है खर्चा उनको सिर्फ 3 महीने में रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और इसकी जो स्टैटिक्स से है वो उसको भी समझना होगा। वहीं मुश्तबा जैदी साहब, जिस तरह से आपने अभी कहा, और अब आंकड़े भी आने शुरू हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया को इसका नुकसान होगा, बल्कि इजराइल और अमेरिका भी इससे बड़ा नुकसान उठाएंगे। क्या इसकी भी चिंता किए बगैर अमेरिका और इजराइल यहाँ पर उतारू हैं, और ईरान यहाँ पर डटकर मुकाबला कर रहा है? उसने ये भी कहा है कि और जहन्नुम के दरवाजे इजराइल और अमेरिका के लिए खुलेंगे, और एक बेचैनी और एक जो मुखालफत आवाम के बीच देखने को मिल रही है, आपको लगता है क्या उसका भी असर होता हुआ नजर आएगा अमेरिका या इजराइल पर? बिल्कुल, लोगों में एक आक्रोश है वहां पे, क्योंकि अगर इतने बड़े लीडर को जब मार देते हैं, मगर हम शहर के हर चौरस्ते पे देखते हैं तो लोग हजारों लाखों में रोडों पर एहतजाज कर रहे हैं अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। तो ये खुद एक कंट्री की स्पिरिट बताती है कि हुकूमत के साथ जो है आवाम है। और वहां पे ईरान के अंदर जिस तरीके से ट्रंप का कहना था कि हमने रिजीम को तो हटा दिया है, रिजीम की लीडरशिप खत्म हो चुकी है, लोग आकर जो है हुकूमत को ले ले, तो ये झूठी फिक्टिशियस, वो फिर मैं ये कह रहा हूं कि झूठी दुनिया में रह रहे हैं। जबकि रियलिटी ये है कि वहां पे कोई भी अपोजिशन नाम की चीज अब रही नहीं वहां पे। और कल रात में ये जो स्टेटमेंट आया था कि हजारों कुर्दिश फोर्सेस जो है नॉर्थ वेस्ट ऑफ ईरान से इराक से ईरान में दाखिल होने वाले हैं, अभी तक कोई एक बंदे का भी पता नहीं है। और ये मसूद बाजारगान जो कुर्दिश लीडर है, उनको ईरान ने ही बचाया था दाइश के खिलाफ। तो खुद कुर्दिस्तान के अंदर जो है पार्टीज जो है वहां पे डिवाइडेड है, वो ईरान से लड़ना नहीं चाह रहे हैं। तो ये मगर क्योंकि एक लोगों में एक माहौल बनाया जा रहा है कि अब दुश्मन चारों तरफ से ईरान को घेर चुका है, वो पैदल फौज भी आ रही है, एयरफोर्स भी आ रही है। जबकि अमेरिका का तारीख ये रहा है कि वो हमेशा जो है लाखों को मारे हैं पिछली हिस्ट्री में, और उन्होंने जो है किसी को इंटीमेट भी नहीं किया। तो इंटीमेट करने का मकसद ये है कि आप डरा रहे हैं, मगर ईरान डरने वाला मुल्क नहीं है एज पर न्यूज़। बिल्कुल, ये तस्वीर तो साफ है जिस तरह से ईरान ने मुकाबला किया है, और जो पूरे मिडिल ईस्ट खित्ते के अलग अलग मुल्क हैं उनको भी धमकी दी गई है कि अगर इजराइल और अमेरिका नहीं रुकते हैं तो पूरे मिडिल ईस्ट को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इसको लेकर क्या कहेंगे मोहम्मद अजमल साहब? जी हाँ, बिल्कुल। अभी तो जितने मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, अरब ममालिक है, कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब और यूएई, ये मुकम्मल तौर पर नुकसान उठा रहे हैं। इनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, क्योंकि ईरान के पास कोई ये चारा नहीं है कि वो अमेरिका जाए और वहां जाकर के हमला करे। बस उसके खिलाफ या उसके ईरान के पास यही एक ऑप्शन है, यही एक इख्तियार है कि वो करीब के में वाक़े जो अमेरिकन बेसेस है वहां पे हमला करें। बल्कि ये भी एक वाज़ेह होना चाहिए, इंसान को, लोगों को जानना चाहिए कि ईरान जो है अपने अरब ममालिक पे हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि अमेरिकन बेसेस पे हमला कर रहे हैं। और ना तो उनके आवाम पे हमला कर रहे हैं, ना उनके किसी इकोनॉमी पे हमला कर रहे हैं, बल्कि वो अमेरिकन बेसेस और अमेरिकन जो भी इंटरेस्ट, इजरायली इंटरेस्ट है, उसके ऊपर हमला हो रहा है। तो इसमें नुकसान तो मुकम्मल तौर पे पूरे खित्ते में हो रहा है। और अमेरिका और इजराइल ये चाहता ही है कि इस खित्ते में जो है इतना नुकसान हो जाए कि इजराइल के लिए बिल्कुल आसान हो जाए कि वो पूरे इस इलाके को अपने तौर पे कंट्रोल करे। और जैसा कि उसने इजराइल के लिए तमाम सिक्योरिटी फराहम कर दी है। और एक और बता दूं कि ये अरब ममालिक ये समझते हैं कि ये जो अमेरिकन बेसेस है ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा ये प्रोटेक्शन उनके लिए नहीं है, बल्कि इजराइल के प्रोटेक्शन के लिए। और आप लोगों ने देखा हो कि जब पहले ही दिन, जब दूसरे दिन अटैक हुआ और इजराइल ने इन अमेरिकन बेसेस पे अटैक करना शुरू किए, तो पहले ही अटैक के बाद ये सब छोड़ के भाग गए। मैंने एक तहकीक की है कि अल उदैद जो बेस है कतर में,
कि उसके पहले ही हमले के बाद ये जो है मैदान छोड़ के भाग गए और अपने बिल्कुल ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। प्रोफेसर करोड़ी जी, आपसे भी एक लास्ट एक्शन लेना चाहेंगे। जिस तरह से अमेरिका अलग अलग जगहों पर अपने शहरियों से कह रहा है कि मुल्क छोड़ दें और निकल जाएं, ऐसे में ये भी इस तरह के बयान होते हैं क्योंकि पहले ही पता है इतनी परेशानियां हैं, एयरपोर्ट्स बंद है, फ्लाइट ऑपरेशन नहीं हो रहा, कोई प्लान तो बताया नहीं जा रहा है कि उनको कैसे निकाला जाएगा, बस कह दिया जा रहा है छोड़ दें। तो ये भी एक तरह का ये है कि आप कह तो रहे हैं लेकिन आप कितने बाज़ाब्ता तौर पर आवाम के साथ हैं, वो तस्वीर नहीं साफ की जा रही है अमेरिका की तरफ से। देखिए सेवा, जो जंग में इन्वॉल्व होते हैं ममालिक, वो सूचनाएं देते हैं, वो सूचनाएं यकीन करने लायक नहीं है। और जो जंग में इन्वॉल्व होते हैं वो अलग अलग तरीके की रणनीति अपनाते हैं और वो रणनीति इस तरह की होती है कि फ्यूचर में भी वो तारीख के पन्नों में ही नहीं आती हैं, क्योंकि अलग अलग पार्टीज को इन्वॉल्व करने के लिए जो नहीं होती हैं उसके लिए भी वो रणनीति अपनाते हैं। और अब रणनीति यह है कि जो मिडिल ईस्ट के दूसरे ममालिक हैं वो भी जंग में सम्मिलित हों, और इसीलिए ईरान के विदेश मंत्री ने सभी देशों, करीब देशों के विदेश मंत्रियों से बात करके ये कहा है कि ईरान का टारगेट आप लोग नहीं है, ईरान का टारगेट अमेरिका है, अमेरिका के जो इंटरेस्ट है वो हैं आपके यहाँ। और विशेष रूप से टर्की के विदेश मंत्री से तो डिटेल से बातचीत की है उन्होंने, तो ईरान अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहा है। और एक अन्य जो महत्वपूर्ण पक्ष आ रहा है कि इसमें 3 मुल्क की नहीं है जंग में, ये जंग एक धर्मयुद्ध का रूप ले रहा है, क्योंकि जो आयतुल्ला नासिर सिराजी हैं उन्होंने एक फतवा जारी किया जिसको हम रिलीजियस डिक्री कहते हैं। और जब ये रिलीजियस डिक्री हो जाता है तो ये किसी मुल्क का मामला नहीं होता, पूरी कम्युनिटी का मामला हो जाता है। और वो कम्युनिटी पूरी दुनिया में है, ऐसा नहीं है कि शिया केवल ईरान में ही है। तो जो रिलीजियस डिक्री होती है उसको विड्रा करने की कोई प्रोसेस नहीं है, उसकी प्रोसेस शरिया के अनुसार एक ही प्रोसेस है कि जिन्होंने एग्रेशन किया है, लड़ाई शुरू की है, वो माफी मांगे और उसका शरिया कानून के तहत कंपनसेशन दे, इसके अलावा कोई नहीं है। तो अगर ईरान की सरकार भी चाहे कि जो उन्होंने धर्मयुद्ध शुरू किया है, ठीक है। बहरहाल देखना बेहद अहम होगा कि अमेरिका अपने और कितने रूप दिखाता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस हवाले से बातचीत करने के लिए।